नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। आज दोस्तों हम 1857 की क्रांति का भाग 1 देखेंगे। इसके अंतर्गत 1857 क्रांति के कारण, इसमें दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, इन चीज़ों को देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम दोस्तों पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल का भाग आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम उत्तर मुगल काल पढ़ चुके हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ चुके हैं। नए साम्राज्यों का गठन, अंग्रेजों का संघर्ष, जनरल गवर्नर जनरल और उनकी नीतियां, 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोह। और आज हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। इससे पूर्व हमने ऐतिहासिक काल से पूर्व प्रागैतिहासिक काल तथा आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा था, तथा आधुनिक भारत से पूर्व हमने प्राचीन भारत तथा मध्यकालीन भारत पढ़ा था। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं 1857 की क्रांति की ओर। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी। इनको हम बाद में देखेंगे। 1857 क्रांति जब समाप्त होगी 1858 में, तब महारानी विक्टोरिया उसके बाद भारत में आएंगी तथा नए कानूनों को भी बनाएंगी। ये देखने को हमें फिर से मिलेंगी। प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टन। भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये आखिरी गवर्नर जनरल भी था। सबसे पहले इसकी चिंगारी बैरकपुर छावनी में प्रारंभ हुई। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से हुई थी। मेरठ में सैनिकों के द्वारा 1857 क्रांति की योजना बिठूर में तैयार की गई, जिसके प्रमुख नेता नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। बाद में अजीमुल्ला खां लंदन चले गए और वहां पर भारतीयों का समर्थन प्राप्त किया। 1857 की क्रांति में प्रयुक्त झंडे का रंग हरा था। ये आप देख सकते हैं, इसका झंडे का बैकग्राउंड हरा है। प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल का फूल और रोटी का प्रयोग किया गया था। प्रतीक चिन्ह ये कमल का फूल है और इधर रोटी। ये 1857 क्रांति के समय झंडे का इस प्रकार के प्रयोग किया गया था। चलिए बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति के विषय में दार्शनिक विचार क्या क्या थे। अनेक ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि माना है। जो अंग्रेज इतिहासकार हैं वो भारतीयों को या भारत में जो रहने वाले मुसलमान या भारतीय जो थे उनको गलत बताते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। जॉन लॉरेंस ने इसे सैनिक विद्रोह का, जो जॉन लॉरेंस होते हैं वो इसे सैनिकों का विद्रोह मानते हैं। E.R. रीज ईसाइयों के खिलाफ धर्मांधों का विद्रोह, जो E.R. रीज है वो मानते हैं ईसाई अपना धर्म प्रचार कर रहे थे तथा हिंदू धर्म के जो संत तथा मुस्लिम धर्म के जो संत थे, धर्मांध थे, उनके द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया था। जेम्स आउट्रम ट्रेलर ने हिंदू मुसलमानों का इसे षड्यंत्र कहा था। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ ये षड्यंत्र किया था। जेम्स आउट्रम का यह कहना था। बेंजामिन डिज़रायली इसे राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। ब्रिटिश संसद का ये सदस्य, इसे हम सांसद कहते हैं। बेंजामिन डिज़रायली ये ब्रिटिश संसद का सांसद भी था। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम माना जाता है। आज़ादी के बाद 1857 के संग्राम पर सरकारी इतिहास लिखने के लिए एस.एन. सेन प्लस R.C. मजूमदार की नियुक्ति होती है। मजूमदार के बाद में इससे अलग हो जाते हैं। जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद 1857 की क्रांति के ऊपर जो गठित टीम की जाती है, उसमें इतिहास लिखने के लिए 1857 की क्रांति के ऊपर एस.एन. सेन और R.C. मजूमदार की नियुक्ति होती है। पहले ये दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन बाद में मजूमदार इससे अलग हो जाते हैं। चलिए आगे। एस.एन. सेन का पूरा नाम समरेंद्र नाथ सेन था। जो एस.एन. सेन है वो उनका नाम समरेंद्र नाथ सेन था। एस.एन. सेन ने पुस्तक लिखी है 1857 नाम से सरकारी किताब लिखी है। R.C. मजूमदार का पूरा नाम रमेश चंद्र मजूमदार था। R.C. मजूमदार ने पुस्तक लिखी है द सिपाही म्यूटनी एंड
द रेबलियन ऑफ 1857। ये द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 इस नाम से ये किताब लिखी गई है। आरसी मजदूमदार के अनुसार यह तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये वक्तव्य इनका इस कारण और भी माना जा सकता है क्योंकि ये सरकारी टीम से बाद में अलग हो जाते हैं। बीडी सावरकर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये बीडी सावरकर द्वारा कहा जाता है। सन 1907 से 1857 जो बीडी सावरकर है वो 1907 ईस्वी में 1857 के संग्राम पर द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखते हैं। W.S. रसेल द टाइम्स का संवाददाता जो विद्रोह के समय भारत में ही था, उसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के दमन की रिपोर्टिंग की थी। चलिए अब देखते हैं 1857 की क्रांति किन कारणों से भारत में उत्पन्न होती है। 1857 के विद्रोह के कारण। 1857 के विद्रोह के बहुत से कारण थे जिसमें कुछ प्रमुख निम्न है। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण, एनफील्ड बंदूक ये प्रमुख कारण था तात्कालिक में। अन्य कारण और तात्कालिक कारण ये एनफील्ड बंदूक का ही कारण आगे चलता है। 1857 की ये क्रांति के कारणों को हम पढ़ेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण कंपनी द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण भी था। इनकी नीतियों के कारण बहुत से किसान, कारीगर, श्रमिक और कलाकार कंगाल हो गए थे। इनके साथ साथ जमींदार और बड़े किसान की स्थिति भी बदतर होती जा रही थी। रेल सेवा के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्यम भी नष्ट हो गए थे। रेल सेवा ने ब्रिटिश व्यापारियों को दूर दराज के गांवों में पहुंच दे दी थी। अभी तक जो सामान ले जाने में बहुत तकलीफ होती थी, 1853 के बाद में ये सारी तकलीफें दूर हो गई क्योंकि भारत में रेल आ चुका था। सबसे अधिक क्षति कपड़ा उद्योग, कपास तथा रेशम को होती है क्योंकि ब्रिटेन में अब कपड़ा बनना प्रारंभ हो चुका था। ये हम जब विश्व के इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें विशेष तौर पर प्रकाश डालेंगे। इसके साथ लोहा व्यापार, बर्तन, कांच, कागज, धातु, बंदूक, जहाज और रंगरेजी के उद्योगों को भी बहुत क्षति पहुंचती है। खेती करने वाले किसानों की भी हालत अब अच्छी नहीं थी। ब्रिटिश शासन के प्रारंभ में किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था, जिन्होंने लगान को बहुत बढ़ा दिया और बेगार तथा अन्य तरीकों से किसानों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। कंपनी ने खेती के सुधार पर बहुत कम खर्च किया और अधिकतर लगान कंपनी के खर्चों को पूरा करने में ही प्रयोग होता था। फसल के खराब होने की दशा में किसानों को साहूकार अधिक ब्याज पर कर्जा देते थे और अनपढ़ किसान को कई तरीके से ठगते भी थे। इस तरीके से ये आर्थिक कारण चलते हैं। चलिए आर्थिक कारण को और देखते हैं। ब्रिटिश कानून व्यवस्था के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण वैध हो जाने के कारण किसानों को अपनी भूमि से भी हाथ धोना पड़ता था। हमने जब भूमि की व्यवस्था देखी थी, रैयत वाली, महल वाली और इस तरीके की जो व्यवस्थाएं देखेंगे जो उत्तर प्रदेश पंजाब के क्षेत्र में थी, उसमें किसान अपनी भूमि का मालिक होता था तथा उसे बेच सकता था। तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इस प्रथा का प्रचार होता है। इन समस्याओं के कारण समाज के हर वर्ग में असंतोष व्याप्त हो चुका था। चलिए अब देखते हैं राजनीतिक कारण को। मुगल सम्राटों के अधिकारों का ह्रास हो जाता है। कानपुर के नाना साहब की पेंशन बंद कर दी जाती है। हमने देखा था जो बाजीराव द्वितीय होते हैं उनको जो वहां से मराठा से साम्राज्य से हटाकर कानपुर भेज दिया जाता है बिठूर में। उसके बाद ये नाना साहब उनके उत्तराधिकारी के रूप में आते हैं, लेकिन इनके पुत्र न होने के कारण इनकी पेंशन बंद कर दी जाती है। सन 1848 और 1858 के बीच लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कानून के अंतर्गत अनेक राज्यों पर अधिकार कर लिया। इस सिद्धांत के अनुसार कोई राज्य, क्षेत्र या ब्रिटिश प्रभाव के क्षेत्र में कंपनी के अधीन हो जाएगा यदि क्षेत्र का राजा
निसंतान मर जाता है या शासक कंपनी की दृष्टि में अयोग्य साबित हो जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत करते हुए लॉर्ड डलहौजी ने उसके उत्तराधिकार लॉर्ड कैनिंग ने सतारा, नागपुर, झांसी को कंपनी के शासन में मिला लिया। अवध के नवाब बाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया और बाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। जैसे मराठा बाजीराव द्वितीय को कानपुर भेज दिया जाता है, उसी प्रकार बाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया जाता है। कंपनी द्वारा तोड़ी गई संधियों और वादों के कारण कंपनी की राजनीतिक विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह अब लग चुका था, क्योंकि अंग्रेज वादे कुछ करते थे और काम कुछ और करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1849 में लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के अनुसार बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ना पड़ेगा और शहर से बाहर जाना होगा, और सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग की घोषणा के अनुसार बहादुर शाह के उत्तराधिकारी राजा नहीं कहलाएंगे और मुगलों ने कंपनी में विद्रोह खड़ा कर दिया। इस प्रकार जो मुगल होते हैं वो विद्रोह की शुरुआत करते हैं, और यहीं पर जो बहादुर शाह जफर आगे हम पढ़ेंगे जो नेतृत्वकर्ता बनेंगे। अगला है धार्मिक कारण। कई इतिहासकारों का मानना है कि उस समय जनमानस में यह धारणा थी कि अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती या धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। यह पूरी तरह गलत भी नहीं था। कुछ कंपनी अधिकारी धर्म परिवर्तन के कार्य में जुटे हुए थे। इससे पहले 16वीं सदी में भारत तथा जापान से पुर्तगालियों के पतन का कारण एक यही था। यह भी था कि उन्होंने जनता पर कई ईसाई धर्म बलात् लादने का प्रयास किया था। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के उस समय माने जाने वाले बहुत से रिवाजों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। जो रीति रिवाज मानते थे उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा असामाजिक माने जाते थे, जो कार्य थे वो असामाजिक माने जाते थे। इसमें 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाना शामिल था, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून और 1856 में धार्मिक योग्यता का कानून। ये धार्मिक योग्यता का कानून ये था कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम या हिंदू ईसाई धर्म में आता है, खास तौर पे हिंदू धर्म जो ईसाई धर्म में आएगा, तो उसका उत्तराधिकार कानून बाकायदा कायम रहेगा, तो उसे अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा, भले वो ईसाई बन गया हो। चलिए अब अगला कारण सामाजिक कारण। अगला जो कारण है, अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे, नस्ली गालियां देते थे, इन्हें काला आदमी भी कहते थे। अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। कंपनी के अधिकारियों को भारतीयों के विरुद्ध न्यायालयों में अनेक अपील का अधिकार था। जो अधिकारी कंपनी के अधिकारी थे वो भारतीयों के विरुद्ध कितने भी अपील कर सकते थे। कंपनी भारतीयों पर भारी कर भी लगा सकती थी, जिसे न चुकाने की स्थिति में उनकी संपत्ति अधिग्रहित कर ली जाती थी। कंपनी के आधुनिकीकरण के प्रयासों को पारंपरिक भारतीय समाज में संदेह की दृष्टि से देखा गया। लोगों का मानना था कि रेलवे जो बॉम्बे में सर्वप्रथम चला एक दानव है और लोगों के पर ये विपत्ति लाएगा। सन 1850 में लेक्स लोकी कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे पैतृक उत्तराधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अगला है सैनिक कारण। सिपाही मूलतः कंपनी की बंगाल सेना में काम करने वाले भारतीय मूल के सैनिक थे। बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी की अपनी अलग अलग सेना और सेना प्रमुख होते थे। इस ब्रिटिश सेना के में अधिक सिपाही थे। सन 1857 में इस सेना में 2,57,000 सिपाही थे, जिसमें 2,38,000 भारतीय मूल के सैनिक थे, शेष यूरोपीय सैनिक माने जाते थे। चलिए बढ़ते हैं इसी में। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के लोग होने के कारण ये सेनाएं विभिन्नता से पूर्ण थीं। इनमें किसी एक क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व नहीं था। बंगाल प्रेसिडेंसी की सेना में भर्ती होने वाले
सैनिक मुख्यतः अवध और गंगा के मैदानी इलाकों के अधिकांश गुर्जर थे, जबकि ब्राह्मणों और राजपूतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल की सेना में जातिगत विशेषाधिकारों और रीति रिवाजों को महत्व दिया जाता था। सेना में सिपाहियों को जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया गया था। सन 1854 ईस्वी में डाक सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिकों को निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। सन 1856 में कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 पारित किया। इसके अंतर्गत सभी नए भर्ती सिपाहियों को विदेश में कुछ समय के लिए काम करना अनिवार्य हो गया था। सिपाही धीरे धीरे सेना के जीवन में विभिन्न पहलुओं पर असंतुष्ट हो चुके थे। सेना में कम वेतन भी था। भारतीय सैनिकों का वेतन महज 7 रुपए प्रति माह था। केवल भारतीय सैनिक थे, उन्हें 7 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता था। अवध और पंजाब जीतने के बाद सिपाहियों का भत्ता भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेज जान गए थे अब हमारे पास बहुत अच्छी पावर है, अब सैनिकों से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। एनफील्ड बंदूक के बारे में भी पहली अफवाह ने सिपाहियों में आशंका और बढ़ा दी, और जिससे कंपनी उनकी धर्म और जाति में परिवर्तन कराना चाहती थी। अब देखते हैं बंदूक के बारे में, एनफील्ड बंदूक को। एनफील्ड बंदूक विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से होता है। सिपाहियों को पेंटन 1853 एनफील्ड बंदूक दी जाती है, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बेस के मुकाबले अधिक शक्तिशाली और अचूक थी। जो ब्राउन बेस थी उसमें पहले बारूद डाल के कूट के चलाया जाता था, पर अब ये आ गया कारतूस वाली एनफील्ड बंदूक। ये देख सकते हैं आप चित्र में। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली प्रेक्शन कैप का प्रयोग किया जाता था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस में डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी लगी होती थी, जो कि उसे पानी तथा सीलन से बचाती थी। और यह कारतूस था, इसमें जो सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। सुअर मुसलमानों के लिए अत्यधिक अपवित्र माना जाता है तथा गाय भारतीयों में पवित्र मानी जाती है हिंदू धर्म में। इसलिए ये दोनों चीजों का प्रयोग होने का हिंदू मुसलमान दोनों विद्रोह पर उतर आते हैं। अन्य प्रमुख कारण एक अफवाह यह थी कि जो उस समय फैली हुई थी, कंपनी का राज्य का समय सन 1757 में प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुआ था और सन 1857 में 100 वर्षों में ये समाप्त हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना था कि 100 वर्ष अंग्रेजों ने शासन कर लिया, अब इनका समय समाप्त हुआ। चपातियां और कमल के फूल भारत में अनेक भागों में वितरित होने लगे। प्रतीक चिन्ह के रूप में चपातियां और कमल का फूल भारत के अनेक वर्गों में वितरित किया जाने लगा कि सब लोग विद्रोह के लिए इकट्ठे हुए, कमल का फूल और रोटियां बांटी जाने लगी। चलिए अब देखते हैं तात्कालिक कारण। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम में सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जो बंगाल में दमदम था, वहां पे सैनिकों की रेजिमेंट ने मना कर दिया। 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया। ये रहे मंगल पांडे, इन्होंने विरोध कर दिया क्योंकि ये ब्राह्मण थे और गाय की चर्बी तथा सुअर की चर्बी, कोई भी चर्बी को प्रयोग करना इनके लिए वर्जित था। एडुजुडल लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरसन ने विरोध दबाने का प्रयास किया, परंतु मंगल पांडे ने एडुजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी और सर्जेंट ह्यूरसन को घायल कर दिया। बाद में ये भी मर जाता है। इसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है।
मंगल पांडे गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। यही जो ब्राह्मण क्रांतिकारी सबसे पहले थे जो विद्रोह की शुरुआत करते हैं। इससे पहले किसी में हिम्मत नहीं थी जो विद्रोह को शुरू कर सके। ये पहले ब्राह्मण तथा पहले क्रांतिकारी थे। यही घटना आगे चलकर विद्रोह का रूप ले लेती है। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के कुछ सैनिकों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चलाया गया और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई जाती है। जो 9 मई को 85 सैनिक जो मेरठ छावनी में होते हैं उन पर मुकदमा चलता है और उन्हें सजा सुनाई दी जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ में स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। जो उनके साथी थे उन्होंने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया और अपने जो साथी सैनिक थे उनको रिहा करके जो अस्त्र शस्त्र थे वो सारे लूट लिए और दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ ये कारण समाप्त होते हैं। अगले पार्ट में हम कहाँ कहाँ विद्रोह होता है, कौन कौन उसके अगुवाई करेगा तथा क्या क्या कारण रहे वहां पर, इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।